बहुत ऊंची होती है और हो भी क्यों ना, जिंदगी एक है तो सपने भी सभी पूरे होने चाहिए। योर मनी आपके इन्हीं छोटे बड़े सपनों को पहचानता है, सही राह आपको दिखाता है। सपने जो सच हो, क्या आर्थिक रणनीति इसके लिए आपको अपनानी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, योर मनी आपका फाइनेंशियल गाइड बनकर इसमें आपके साथ चलता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। आपका स्वागत है हेमंत। तो चलिए यहाँ पे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, जो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत जल्द से जल्द करना। क्यों हम कहते हैं कि आपको अपनी पहली सैलरी से ही निवेश की शुरुआत कर लेनी चाहिए और इसको 40 या 50 साल की उम्र तक नहीं रखना चाहिए? क्या महत्व है इस बात के पीछे, समझते हैं हेमंत रुस्तगी से। हेमंत जी, यहाँ पर अक्सर हम योर मनी में ऐसे सवाल देखते हैं जहां पर हमें दर्शक पूछते हैं कि हमारी उम्र 40 साल की और अब हम जो है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, रिटायरमेंट का गोल उनका बहुत बड़ा होता है। क्या फायदा है लेट फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करने में और जल्दी शुरुआत करने में? देखिए, जब हम जल्दी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की बात करते हैं तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं? वो होता है हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमारे बच्चों की शादी के लिए, या हमारी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। बिल्कुल। अब ये तीनों के तीनों गोल अगर हम देखें तो इन तीनों के लिए हमें एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। तो इसको पूरा करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम इंतजार करें और फिर बड़ी रकम इन्वेस्ट करें और उससे कॉर्पस बनाएं। हम सभी के पास तो वो इतनी बड़ी रकम होती नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबा समय दें ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। वो कैसे होगा? वो होगा जल्दी शुरुआत करने से। जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब मैं चाहूंगी कि आप समझाएं दर्शकों को। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक हर एक दर्शक को ये समझ में आना चाहिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न आप कमाते हैं उस रिटर्न को आप छूते नहीं है, उस रिटर्न को आप बने रहने देना चाहते हैं। और जब आप 15, 20, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो हर साल आपको जो रिटर्न मिलती है, मान लीजिए 12% या 13% जो भी रिटर्न मिलती है, वो आपके बढ़े हुए अमाउंट के ऊपर मिलती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, पहले मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरुआत की, 1 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 1,15,000 हो गई। तो अगले साल अगर आपको 15% रिटर्न मिलती है तो वो 1,15,000 के ऊपर मिलेगी, जबकि पहले साल में आपको 1 लाख के ऊपर मिली थी। उसके बाद तीसरे साल में 1,15,000 पे जो रिटर्न मिला उसके ऊपर मिलेगी। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इसलिए एक्चुअली कहा जाता है कि ये दुनिया का जो 8th वंडर है, क्योंकि जैसे जैसे आप समय देंगे और जैसे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को छूते नहीं, जैसे मैंने कहा, जो रिटर्न आप कमाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको। मसलन के तौर पे आप कैसे समझाएंगे यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इफेक्ट को? देखिए, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो 25 साल की उम्र में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर देते हैं और उनके पास करीब 33 साल हैं रिटायरमेंट के लिए। अगर हम मान के चलें कि 58 ईयर में वो रिटायर हो रहे हैं, अगर ये 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करें हर महीने और इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए आप इक्विटी में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में जब इन्वेस्ट करेंगे तो इक्विटी का आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे आप मान के चल रहे हैं कि आपको रिटर्न जो है 12% एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इस प्रोसेस को 33 साल तक कंटिन्यू करते हैं अनइंटरप्टेडली, आप उसको रोकते नहीं है, आप मार्केट ऊपर नीचे से घबराते नहीं है, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए का कॉर्पस बना पाएंगे। तो ये तब हुआ जब आपने 25 साल की उम्र में शुरुआत की। अब मान लीजिए यही इन्वेस्टर 5 साल के बाद शुरू करते हैं, यानी 30 की उम्र में। 30 की उम्र में, तो इनके पास समय रहेगा 28 साल। पहले उनके पास 33 साल थे, अभी उनके पास 28 साल। बिल्कुल। अब जो इनका कॉर्पस बनेगा 28 साल में वो होगा 1 करोड़ 20 लाख, तकरीबन 1 करोड़ कम। बिल्कुल। अगर ये चाहते हैं कि उनको 2 करोड़ 16 लाख का ही कॉर्पस चाहिए जो पहले केस में उनको मिल रहा था, तो उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 9,000, तो ऑलमोस्ट डबल होगी और आपका जो कॉर्पस है वो ऑलमोस्ट आधा है। अब अगर मानते हैं कि इनको लगा कि चलिए और जो हमारी लाइफ की चीजें उनको पूरी कर लेते हैं और 5 साल इंतजार कर लेते हैं, यानी 35 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, तो आपके पास समय हुआ 23 साल। यहाँ पे इनको अगर उतना ही कॉर्पस बनाना है तो तकरीबन 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो एक थंब रूल आप समझ के चलिए कि अगर आपने 10 साल अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को, स्पेशली जब मैंने जैसे कहा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको सेम रिजल्ट पाने के लिए तकरीबन 3 गुना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम पहले एग्जांपल की बात करें, हमने 25 साल में शुरू किया, 33 साल का समय है, 1 साल भी अगर आप उसको एक्स्ट्रा देते हैं वहां से, तो जो कॉर्पस आपका 2 करोड़ 16 लाख था
वो करीब करीब 27 लाख बढ़ जाएगा, 2 करोड़ 43 लाख, 2 करोड़ 43 लाख। तो आई थिंक जितना लंबा समय देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और एक चीज यहां पे और कहना चाहूंगा, ये लंबा समय देना इसलिए भी जरूरी है, स्पेशली जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके 2 प्रिंसिपल्स हैं। हम इक्विटी से घबराते क्यों हैं? वॉलेटिलिटी से घबराते हैं। जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो वॉलेटिलिटी है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में होती है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। जितना लंबा समय आप देंगे उतना ही आपको इक्विटी का सही मायने में आपको यहां पे फायदा होगा। तो आई थिंक 2 चीजें के लिए, एक तो अगर आप चाहते हैं कि सही मायने में आपको रिटर्न मिले वो, दूसरा अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जो आपको सही तरीके से रिटर्न दे, आपको इन्फ्लेशन को बीट कर सके, या जो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव हो, तो आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना लंबा समय अपनी इन्वेस्टमेंट को आप देंगे। तो यहाँ पे क्लियरली पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिल सकता है अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर हम जल्दी शुरुआत करते हैं तो हमारे गोल्स भी लाइंड अप होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने समय के बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी और उसके मुताबिक ही निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। जी कविता, बिल्कुल। हम जो भी चीज करते हैं लाइफ में, हम एक गोल लेके चलते हैं, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो। हम जानते हैं हम क्या करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो काफी बार हमारे गोल डिफाइन नहीं होते। होता क्या है कि हमें किसी ने कहा कि अभी इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है, वहां डाल दीजिए, फिर किसी ने कहा डेट मार्केट कर रहे हैं, वहां डाल दीजिए। वो नहीं होना चाहिए। चाहे आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, चाहे आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करें, चाहे मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, आपके गोल्स बिल्कुल डिफाइन होने चाहिए। गोल डिफाइन करने का फायदा यह है कि आपको पता चलता है कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, कितना पैसा इन्वेस्ट करें उस गोल के लिए, और आपकी जो ऑब्जेक्टिव है और जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको एक डायरेक्शन मिलती है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जैसे हमने बात की जितना जल्दी शुरुआत करने का फायदा है, अनफॉर्चुनेटली काफी इन्वेस्टर्स उस प्रोसेस को डिले करते हैं। क्यों डिले करते हैं? एक तो उनको लगता है कि हमें मालूम नहीं शुरुआत कैसे करनी है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि फॉर्चुनेटली आपके पास म्यूचुअल फंड जैसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से आपको डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर देती है। दूसरा, कभी कभी इन्वेस्टर इसलिए शुरुआत नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट शुरुआत करने के लिए एक बड़ी रकम चाहिए। बिल्कुल। यहां भी फॉर्चुनेटली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 500 या 1000 रुपए से भी एसआईपी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि आप शुरुआत कर दीजिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप उतना पैसा अपना बढ़ाते जाइए, लेकिन आप इंतजार मत कीजिए क्योंकि ये इंतजार आपको आगे जाके बहुत महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। और एग्जैक्टली अगर आपके गोल्स भी लाइंड अप नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वेल्थ क्रिएशन का एक गोल रखकर भी आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आगे चल के आपके गोल्स भी बन जाएंगे, उसके मुताबिक आप अपने निवेश की राशि को भी तय कर सकते हैं और साल दर साल उसे बढ़ा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर तो हमने आपको निवेश का एक गुरु मंत्र दे दिया है, लेकिन रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ। प्योर मनी में अब लेते हैं दर्शकों के सवाल। मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत सिस्तेगी। यहाँ पर सबसे पहले वाराणसी से आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार आशीष, बताएं आपका सवाल क्या है? लगता है यहाँ पर उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। हेमंत जी, यहाँ पे इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा हुआ है जिसमें 5 फंड शामिल हैं। इन्होंने टाटा ईपी फंड में 1000 रुपए डाल रखे हैं, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप में ये डालते हैं 1000 रुपए, रिलायंस इक्विटी में डालते हैं 1000 रुपए, एचडीएफसी टॉप 200 में भी 1000 और रिलायंस स्मॉल कैप में ये डालते हैं 500 रुपए। अब इनका सवाल ये है कि 15 साल बाद निवेश किए गए पैसे से इनको कितनी रकम ये इकट्ठा कर पाएंगे, ये जानना चाहते हैं। हालांकि डिटेल्स नहीं दी हैं कि इनका गोल क्या है, लेकिन 28 साल के हैं, सिंगल हैं और निवेश की शुरुआत कर चुके हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले सेगमेंट में। अपने निवेश को हम उम्मीद करते हैं कि ये बढ़ाना भी चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, मुझे बताइए कि आपने जो निवेश की शुरुआत की है किस लक्ष्य को मद्देनजर यहाँ पर की है? हेलो। हाँ आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए कि आपका गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है? अभी तो मैडम फाइनेंशियल गोल मतलब 10 साल में मुझे 10-15 लाख तक चाहिए था। 10 साल में आपको 10 से 15 लाख रुपए चाहिए और यहाँ पर आप अपने निवेश को बढ़ाने की भी इच्छा रखते हैं? हाँ, जैसे मैं बैंक में काम करता हूँ। हाँ। तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगी वैसे वैसे मैं अपना एसआईपी बढ़ाता जाऊंगा और मेरा पीएफ में जाता ही है 1800। हाँ। और ये 4500 की जो मैंने दिखा था एसआईपी की है और बैंक में 2 रिकरिंग है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए तो फंड सिलेक्शन आपने कहीं से किसी एजेंट के थ्रू किया है या खुद रिसर्च करके आपने फंड्स को सिलेक्ट किया है? नहीं, एजेंट के थ्रू ही किया है।
एजेंट के थ्रू किया है। चलिए यहाँ पर बताते हैं कि आप 10 साल में कैसे 10 से 15 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। हेमंत जी, फंड सिलेक्शन कैसा है? देखिए, मैं फंड से पहले थोड़ी स्ट्रेटेजी के बारे में बोलना चाहूंगा। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी शो में, इनका 15 साल का टाइम होराइजन है जो उन्होंने कहा है हमको, और ऐसे समय में आप डेफिनेटली एक ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे आपको रिटर्न अच्छा मिल सके। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारे के सारे इक्विटी फंड्स में है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जो वॉलेटिलिटी है उसको भी आप टैकल कर पाएंगे और जो एवरेजिंग का फायदा आपको होना चाहिए यहाँ पे हो जाएगा इनको। तो आई थिंक सही समय पे शुरुआत की है, सही एसेट क्लास चुनी है और सही समय इन्होंने दिया है। अगर हम इनकी फंड सिलेक्शन की बात करें, इन्होंने 4,500 रुपए के लिए 5 फंड लिए। पांचों के पांचों फंड, अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो वो अच्छे हैं। और अगर ये इस इन्वेस्टमेंट को अगर 15 साल तक कंटिन्यू रखें, यहाँ पे भी अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें जो जनरली इक्विटी के लिए लेके चलते हैं, तो ये करीब 22 लाख का कॉर्पस यहाँ पे बना पाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि 4,500 रुपए के लिए 5 फंड। जब आप पहले तो हम ये समझ लें कि जो म्यूचुअल फंड है वो एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी है आपके पास। 5 या 6 फंड लेने से थोड़ी सी रकम के लिए बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आप ऐसे फंड को चुन लेंगे जो शायद या तो ज्यादा एग्रेसिव होगा या फिर नॉन परफॉर्मिंग होगा और उसको मॉनिटरिंग करनी इनको प्रॉब्लम पड़ेगी। मुझे लगता है 4,500 रुपए के लिए इनके पास 2 फंड होने चाहिए। जो एग्जिस्टिंग फंड है उन्हीं में से बता रहा हूं उनको, एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड हो, जैसे एचडीएफसी टॉप 200 है या ऐसे फोकस ब्लू चिप है, वहां पे 2,000 डाल दें, और जो बाकी पैसा है 2,500 वो रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में डालें, जिसमें करीब 30-40% पैसा जो है वो लार्ज कैप में जाता है, बाकी पैसा मिड कैप में जाता है। तो तकरीबन 50-50% जो एलोकेशन है वो लार्ज और मिड कैप में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इनको अपना प्रोसेस जो है 15 साल कंटिन्यू करना है। इन्होंने कहा इनके पास को रेकरिंग डिपॉजिट भी है, तो मैं चाहूंगा क्योंकि ये यंग है और इस समय पे अगर ये अपने बाकी गोल्स को भी डिफाइन कर सकें, तो अगर आप लंबे समय के लिए रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कहाँ वहां पे आपको 7 या 8% का रिटर्न मिलेगा और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना है। तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं चाहते हैं कि ज्यादा पैसा इक्विटी में जाए, तो बैलेंस फंड भी देख सकते हैं और दूसरी ऑप्शन को देख सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करें जहां पे हम इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका जो निवेश है आपको थोड़ा सा सीमित करना होगा। 5 फंड थोड़े ज्यादा हैं, तो यहाँ पे आपको फंड की सिलेक्शन दे दी गई है। एचडीएफसी टॉप 200 में डालिए आप 2,000 रुपए, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में आप डालिए 2,500 रुपए, और आगे चल के जो आपका निवेश आप बढ़ाने की सोच रहे हैं उसे भी आप इन्हीं फंड्स में बढ़ा सकते हैं। बस अपने निवेश में डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, आपका गोल जरूर अचीव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ सी वांगशु फोन लाइन पे है। नमस्कार, बताएं अपने बारे में कुछ, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे की है? नमस्कार जी, सवाल पूछिए। वैसे मेरा 2 गोल्स है। मेरा पहला गोल है कि मुझे 20 साल के अंदर 4 करोड़ का कॉर्पस जमा करना है रिटायरमेंट के लिए। ठीक है। और दूसरा है कि ये 15 साल के बाद ये जो बेटा के एजुकेशन के लिए 50 लाख वो इकट्ठा करना है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपको भेजा था मैंने पोर्शन जो जी, तो इसमें मेरा SIP है 10,000 रुपया एचडीएफसी टॉप 200 में, फिर 5,000 रुपया ICICI पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में जी, फिर 2,000 रुपया ICICI पोटेंशियल डायनेमिक फंड में और 2,000 रुपया फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड में। तो मेरा वही है कि ये सब जो फंड से जो सिलेक्शन है वो और जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सही है कि नहीं है? ठीक है। यहाँ पे क्विकली मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगी मिस्टर वांगशु। आपने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आपने कहा है कि आपके पास कुछ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी आप रेंटेड फ्लैट में क्यों रहते हैं? वैसा तो हमने अभी प्लान किया है घर बनाने के लिए, लेकिन अभी भी फिलहाल तो मैं रेंटेड पे रहता हूँ। क्योंकि मैं अभी मेरा व्यवसाय है कि मेरा मिसेज का जो जॉब है वो दूसरी जगह पे है। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि आपने अपने लिए कोई इमरजेंसी फंड बना के रखा है? हाँ, 2 लाख का सुंदरम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 2 लाख रुपया का इमरजेंसी फंड है। चलिए, तो यहाँ पे 2 लाख का आपने इमरजेंसी फंड लेके रखा हुआ है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो कैसा है और यहाँ पे आपको क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, इसका जवाब लेंगे हेमंत उसगी से इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। योर मनी में ब्रेक पर जाने से पहले हमने सी वांगशु का सवाल लिया था, जिन्होंने अपने गोल्स हमें बताए हैं। इसमें से इन्होंने कुछ 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं और 15 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं। इन्होंने निवेश किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स में और जानना चाहते हैं कि जो फंड सिलेक्शन है वो सही है या नहीं। हेमंत जी, जैसे कि ये बता रहे थे कि इन्होंने अपने लिए इमरजेंसी फंड अभी तक नहीं बनाया है और साथ ही ये कारोबारी भी है, खुद का इनका बिजनेस है। कहां से शुरू करेंगे? इनका एक तरह से पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही हमें करनी होगी। इंश्योरेंस पहले हमें क्या कवर कर लेना चाहिए? जी, आई थिंक बिल्कुल ठीक है। वो हम अगर इसकी शुरुआत रिस्क मैनेजमेंट से करें, जिसके 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है हेल्थ इंश्योरेंस और तीसरा इमरजेंसी फंड। इन्होंने अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक टर्म प्लान लिया जो बिल्कुल सही प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी जो सालाना इनकम है वो 12 लाख है और इन्होंने जो टर्म कवर लिया वो करीब 1 करोड़ का लिया है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 50 लाख से बढ़ाएंगे 1.5 करोड़ करेंगे तो अच्छा है। एक और पॉलिसी ले सकते हैं 50 लाख की। उसका फायदा यह है कि आगे जाके उनको लगे कि इतनी जरूरत नहीं है तो एक 50 लाख की पॉलिसी बंद कर सकते हैं, बाकी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक इनका हेल्थ इंश्योरेंस, इन्होंने कहा कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास नहीं है। मैं चाहूंगा वो इनकी इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा एक वाइफ और बेटे हैं और साथ में 2 मेंबर्स हो रहे हैं। अगर मैं ये, मुझे लग रहा है कि शायद इनके पेरेंट्स वगैरह होंगे, तो इनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि जो वाइफ, हस्बैंड और बेटे के लिए एक फ्लोटर ले लें और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए इंडिविजुअल पॉलिसी ले लें। ऐसी पॉलिसी भी मिलती है जहां पे एक कंबाइंड पॉलिसी इनको मिल सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उनके जो पेरेंट्स हैं या जो भी सीनियर सिटीजन घर में हैं, अगर ऐसा है तो उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो वो देख के 2-3 ऑप्शन को देख के ही इनको डिसाइड करना चाहिए। कोई कंपनी का नाम आप सजेस्ट करेंगे इनके? हाँ, देखिए ये काफी सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि इस केस में क्या है, जैसा मैंने कहा कि इनको देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो एक बार वो देख ले, उसके बाद ही इनके पास सही तरीके से ऑप्शन चुन पाएंगे। अगर हम इमरजेंसी फंड की बात करें, इन्होंने कहा 2 लाख का इन्होंने इमरजेंसी फंड बनाया है। इनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो करीब 70,000 रुपए। तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट 1 लाख रुपए इसमें ये और बढ़ा ले, तो ये तीनों करने से इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इनके गोल्स की बात करें, इनके 2 मेजर गोल्स इन्होंने कहा है। एक तो बेटे के एजुकेशन के लिए इनको 50 लाख रुपए चाहिए और इनके अपने रिटायरमेंट के लिए इनको करीब 4 करोड़ चाहिए। यहाँ पे इनको 25 साल का समय है। दोनों के दोनों जो टाइम होराइजन है, डेफिनेटली वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो ये कर भी रहे हैं। तो उन्होंने शुरुआत बिल्कुल सही की है। अब ये देखते हैं इनको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उस कॉर्पस को बनाने के लिए। तो बेटे के एजुकेशन के लिए मुझे लगता है उनको करीब 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जो अपनी रिटायरमेंट है उसके लिए करीब 18,000 की। तो कुल मिलाकर 29,000 रुपीज की इनको इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट देखूं तो वो 19,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जहां तक ओवरऑल अमाउंट का सवाल है उसमें कोई कमी नहीं है। इनको अपने गोल्स पूरा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम इनके फंड सिलेक्शन की बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि हर गोल का, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म गोल है, उनका पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए ताकि आप उसको मॉनिटर कर सकें, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि एक गोल का जो पैसा है वो दूसरे गोल के लिए आप इस्तेमाल ना करें। तो पहले इनकी रिटायरमेंट की बात करते हैं। उनको 18,000 रुपए की जरूरत है। इनके पास HDFC टॉप 200 है जिसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ICICI डिस्कवरी जिसमें 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दोनों फंड इस गोल में अलाइन करेंगे और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज है जहां पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 10,000 जो इन्वेस्ट करना है एडिशनल पैसा, उसमें से 1,000 यहां पे वो ऐड कर दें तो इनका 18,000 रुपए का कॉर्पस बन जाएगा। अगर हम दूसरे गोल की बात करें जहां पे 11,000 इनको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे इनके पास ICICI डायनामिक प्लान है जहां पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें बने रह सकते हैं। बाकी जो 9,000 है वहां पे 2 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूं। एक IDFC प्रीमियर इक्विटी है जहां पे 4,000 इन्वेस्ट करना है और दूसरा जो है रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी जहां पे इनको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह से 2 पोर्टफोलियो बनाएं, दोनों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। एक बात यह मैं कहना चाहूंगा, जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, हमारी जो कमिटमेंट है टाइम होराइजन की, वो एसेट क्लास से होती है, फंड से नहीं होती है। अपने फंड्स की मॉनिटरिंग जो है करते रहिए। अगर चेंज करने की जरूरत पड़े तो डेफिनेटली चेंज करने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और साथ ही अभी ये रेंटेड घर में रह रहे हैं, तो अगर अपने खुद के घर में रहें तो वो पैसे भी इनके बचेंगे और वो भी ये निवेश कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि फैमिली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक घर तो उनको बना ही लेना चाहिए जितना जल्दी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कहीं और काम कर रहे हैं, बट जैसे भी करके मुझे लगता है एक घर फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और अदरवाइज सिक्योरिटी के लिए होना ही चाहिए। चलिए वांगशु जी, उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे आके सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें जरूर मेल करें mf@moneycontrol.com पे और सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें हमें। साथ ही फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना सवाल वहां भी पोस्ट कर सकते हैं।